Yes, friends. Very good morning. How are you all? काय केला 10 दिवस? पूर्ण स्टडी. So 10 days holidays enjoy करा आपने. At least holidays तो enjoy करा ना. चलिए. Now you are fully charged to start with the studies. चलो. So welcome to group 2. From today we are going to start with second group. As you already know, second group का syllabus as compared to the first group कम है. And way simpler also we can say. Okay, as compared to the first group. So you already know subjects. कौन से सब्जेक्ट्स डील करना है आपको? फर्स्ट कॉस्टिंग 100 मार्क्स का, देन ऑडिट जो अगेन 100 मार्क्स का है, जो प्योरली थ्योरी है, एंड जो पेपर नंबर 6 है आपका, इसमें दो पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सो यस यू ऑलरेडी नो आई विल बी एसोसिएटेड विद यू फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो मेरा ये 50 मार्क्स का बस सब्जेक्ट रहेगा. ठीक है. दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी. डेफिनेटली इन दिस पेपर नंबर 6 you should be targeting paper number 6, specifically part A. 50 marks में से at least you can score 40 marks. Definitely that easy this subject is going to be. Okay, तो अगर आप FM में 50 में से 40 स्कोर कर लेते हो, सेकेंड पार्ट जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बीइंग थ्योरी टू सम एक्सटेंट अगर लोअर भी स्कोर होता है, ऐसे 30 भी स्कोर होता है, तो ये सब्जेक्ट में 65-70 स्कोर करना इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. ओके, इजीली यू कैन स्कोर 70 मार्क्स व्हेन यू डू एवरेज स्टडी. जब आप से एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के स्टडी करेंगे तो इस सब्जेक्ट में आपको 80 के ऊपर भी मिल सकता है. सो सेकेंड ग्रुप क्लियर करने के लिए जो एग्रीगेट का इशू होता है, ये सब्जेक्ट आपका डेफिनेटली एग्रीगेट का इशू सॉल्व करके देगा. ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल एज सच. चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आज वैसे भी हम डिटेल में कोई सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे. विल बी हैविंग एन इंट्रोडक्शन ओनली. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू ऑलरेडी नो ये सब्जेक्ट टोटली प्रैक्टिकल है. एक आध क्वेश्चन थ्योरी पे रहेगा, एक आध क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे. वी कैन कंसिडर 50 में से 6 to 7 मार्क्स का वेटेज जो है ये थ्योरी रहेगा, बाकी पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कैलकुलेशन ओरिएंटेड रहेगा. ओके, एंड फॉर दिस टू सम एक्सटेंट सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का भी बेस है. ओके, तो स्पेसिफिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. इफ यू रिमेंबर मैंने फाउंडेशन में भी बताया था कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इज सो इंपॉर्टेंट कि आगे जाके इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपेंड करता है उस टॉपिक पे. ओके, आप में से डायरेक्ट वेरी गुड. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इनिशियली तो उसका जो इनिशियल टॉपिक्स है उसमें सच रिक्वायर्ड नहीं है उसका नॉलेज, बट द टॉपिक वेयर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर का एक रिवीजन सेशन रखेंगे एंड विल सॉल्व सम एग्जांपल्स आल्सो ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. ओके, तो एक आध लेक्चर अपना, एक या दो लेक्चर भी हो सकते हैं, दैट विल बी ओनली रिवीजन ऑफ योर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. नो डाउट दैट वोंट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, लेकिन वो कैलकुलेशन जो हम सीखेंगे उसका पूरा बेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगेगा. ओके, चलिए, तो कैन वी स्टार्ट नाउ. बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, थोड़ा सा जैसे कि हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे या डिस्कशन रखेंगे. सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है. ओके, आपको सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, से कोई एक बड़ा बिजनेस सोचे, बताइए क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम अगर सीए ना करते एंड कोई बिजनेस करते, तो क्या बिजनेस कर सकते थे? कौन सा प्लांट, कौन सी इंडस्ट्री? हाँ जी,
बिजनेस के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें सिर्फ प्रोफेशन के बारे में ही सोचना है, सिर्फ सीए, हमें उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, राइट। से कोई एक टेक्सटाइल कंपनी हमें स्टार्ट करनी रहती है, ठीक है। टेक्सटाइल कंपनी हमें स्टार्ट करनी है, ईपीए टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है। से कॉटन से यान बनाएंगे, यान से क्लॉथ बनाएंगे, क्लॉथ से शर्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करके हम सेल करने वाले हैं, ओके। बताइए क्या क्या एक्टिविटीज होंगे, क्या क्या काम होंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस रिलेटेड आपने जस्ट अभी ये डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फाइनेंस रिलेटेड इमेजिन करिए व्हाट ऑल एक्टिविटीज कैन बी देयर, क्या क्या करना होगा आपको। कैपिटल, कैपिटल मतलब लोन, ओके, बराबर है। बट बिफोर दैट वी कैन से हमें पहले एस्टिमेशन करना होगा ना कि कितना फंड रिक्वायर्ड है। एस्टिमेशन ऑफ फंड्स, दिस वी कैन से स्टेज वन। यहाँ पे हम अंदाजा लगाएंगे कितना फंड्स रिक्वायर्ड है। से फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट है उसके लिए लैंड खरीदना होगा 50 करोड़, देन प्लांट एंड मशीनरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग सपोज, देन फर्नीचर फिक्सचर एंड नंबर ऑफ अदर एसेट्स, से टोटल ये 50 करोड़। मोटा मोटी मान के चलते 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये पहले हमने एस्टिमेट करा, मार्केट से कोटेशन लेकर के हमने 100 करोड़ का एस्टिमेशन करा है, ओके। चलो अब ये तो डिसाइडेड कि 100 करोड़ हमें फंड्स चाहिए। नाउ व्हाट, स्टेज टू, अब क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा लोन लेंगे, ओके, और पूरा का पूरा लोन से ही पैसे लेंगे, ओके। वी कैन से आपने पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट ऑल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहां कहां से फंड्स प्रोक्योर कर सकते हैं हम, वो आइडेंटिफाई करेंगे कहां कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस है आपके लिए। इक्विटी शेयर इशू करेंगे, देन प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स, और बैंक लोन, बैंक से टर्म लोन लेंगे हम, और से कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, और से प्रॉमिसरी नोट इशू करेंगे, और यू कैन गो फॉर से वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल समझते हो, टोटल वेंचर के लिए फंडिंग, जैसे आपने वो शार्क टैंक इंडिया देखा रहेगा, सो वेंचर के लिए अगेन सम इक्विटी वगैरह। सो देर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। तो पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां से हम फंड्स प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट। चलिए आपने मल्टीपल फंड्स डिसाइड किया हुआ है, ओके। नाउ व्हाट एल्स, फर्दर क्या करेंगे, ये तो सिर्फ सोर्सेस आइडेंटिफाई किया ना, अब एक्चुअल में फंड्स प्रोक्योर करना होगा, राइट। सो स्टेज थ्री वी कैन से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एक्चुअल में फंड्स प्रोक्योर करेंगे। बताइए एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर एंड ओनर्स शेयर कैपिटल विल कंसिडर एज ओनर्स कैपिटल और ओनर्स फंड, रिमेनिंग ऑल दीज आर लोन फंड्स, राइट। सो डेट फंड्स या लोन फंड्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें फंड्स प्रोक्योर करना है, बताइए इक्विटी शेयर इशू करके कितना प्रोक्योर करेंगे, डेट फंड्स, इसमें डिबेंचर्स हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, व्हाटएवर, कितना प्रोक्योर करेंगे। टोटल फंड की रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़, इक्विटी शेयर से कितना एंड डेट से कितना, अब बताइए। हम्म, कितना आपको कितना लगता है इक्विटी शेयर से कितना प्रोक्योर करना है, जस्ट ओपिनियन पूछ रहा हूँ बेसिकली, ये जो अपना है, लेटर ऑन रिलेट विथ ऑल द कंसेप्ट्स, पहले जस्ट इमेजिन करके अपना जस्ट ओपिनियन।
60% इक्विटी से, ओके तो 60 lakhs आप इक्विटी, सॉरी 60 crores इक्विटी से, 40 crores डेट से, राइट ओके। किसी को और चेंज करना है या सेम ही प्रोपोर्शन रखेंगे? सेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं 50 crores इक्विटी से 50 crores डेट से प्रोक्योर करूंगा। हो सकता है किसी को ऐसे लगे कि नहीं, मैं 60 crores डेट से 40 crores इक्विटी से। कैन वी से पर्सन टू पर्सन चेंज होएगा? This we can say mix of sources of capital, okay? तो ये जो मिक्स करना है हमें कि इक्विटी से कितना, डेट से कितना, एज वी सेड पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा, इज इट राइट? अब आपको लगा था कि 60% इक्विटी 40% डेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि इक्विटी से 40% एंड 60% डेट से, ओके तो फॉर डिसाइडिंग दिस व्हाट फैक्टर्स वी आर सपोज टू कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे? इक्विटी से ज्यादा या डेट से ज्यादा? इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना है, कहां से फंड ज्यादा प्रोक्योर करना है, ये डिसाइड करने के लिए व्हाट फैक्टर्स यू विल बी कंसीडरिंग? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेट के केस में, तो इक्विटी के केस में तो इंटरेस्ट नहीं होगा, सो डेट के केस में डिविडेंड कह सकते हैं ना। तो कैन वी से इक्विटी शेयर होल्डर को जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं और डेट होल्डर्स को जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, उसको हम कहेंगे कॉस्ट, राइट? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि से अपनी कंपनी है, इक्विटी शेयर होल्डर से हमने पैसे प्रोक्योर किए, उनको रिटर्न देना होगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट? या बैंक से हमने लोन लिया है, उनको भी रिटर्न देना होगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हम ये अब डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो है अपने लिए आउटफ्लो है, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है, बराबर? अब ये कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं ये हम कैपिटल प्रोक्योर करने के लिए कर रहे हैं ना, तो दिस वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सा सोर्स महंगा होगा, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स? डिबेंचर्स महंगा होगा, सो डिबेंचर इज मोर कॉस्टली and equity is less costly, you are saying? Anyone wants to differ with the opinion or everyone is saying same? किसी को लग रहा है कि नहीं इक्विटी लेस कॉस्टली है, सॉरी इक्विटी ज्यादा कॉस्टली है एंड डेट मोर, सॉरी लेस कॉस्टली है? किसी को ऐसा लग रहा है या एवरीवन इज फीलिंग सेम वे कि डेट इज मोर कॉस्टली एंड इक्विटी इज लेस कॉस्टली? आई डिफर विद द ओपिनियन, debt is less costly, it is a cheaper source of finance, equity is most costliest source of finance, okay? बताइए, चलिए why equity is more costly and debt is less costly, ये डिस्कस करने के लिए दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। से मैंने कहा कि आप मेरे कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट करिए, ओके? अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आइदर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं डिबेंचर भी इशू कर रहा हूं, इक्विटी भी इशू कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो मैं आपको 10% डिविडेंड दूंगा, ओके? एंड अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है, राइट? 10 लाख आप आइदर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करिए और डिबेंचर में इन्वेस्ट करिए, दोनों केस में आपको 10% ही रिटर्न मिलने वाला है, ओके? बताइए आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके बताइए कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे या डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे? दोनों केस में आपको 10% ही रिटर्न मिलने वाला है, मतलब 10 लाख पे यहाँ पे 1 लाख रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे भी 1 लाख रिटर्न मिलेगा। तो आपके पॉइंट ऑफ से विच वन इज बेटर नाउ? डिबेंचर इज बेटर। व्हाई डिबेंचर इज बेटर? क्योंकि डिबेंचर में इन्वेस्ट करके आपको कोई रिस्क नहीं है ना, बराबर? आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं है। इफ यू इन्वेस्ट इन द डिबेंचर यहाँ पे 1 लाख इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा, वेयर एज यहाँ पे 1 लाख जो डिविडेंड मिलने वाला है कोई गारंटी नहीं है, राइट? अगर कंपनी के पास सफिशिएंट सरप्लस लिक्विड फंड्स हो तो देंगे, अदरवाइज कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तो भी चलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स या बैंकर्स को क्या हम कह सकते हैं कि इस साल अपने पास फंड्स नहीं है, हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं चलेगा, तो इंटरेस्ट तो मैंडेटरी पे करना होगा। सेकेंड थिंग, जब कैपिटल रीपेमेंट करना है, सपोज कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा पहले दिया जाएगा प्रिंसिपल,
उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का दिया जाएगा, राइट। एज ए इन्वेस्टर इक्विटी शेयर के केस में रिस्क आपकी ज्यादा है एंड यहां पे रिस्क कम है। मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आप अट्रैक्ट कब होंगे, जब इंटरेस्ट के कंपैरिजन में यहां पे आपको 20% रिटर्न मिलेगा, तभी आप अट्रैक्ट होंगे ना, अदरवाइज ऑलवेज यू विल इन्वेस्ट इनटू डिबेंचर्स। सो कैन वी से रिटर्न एक्सपेक्टेशन of equity shareholders is always higher as compared to debenture holder। सिंपली आप ही इमेजिन करिए, आपने सपोज आर्टिकल चिप में से 1 लाख रुपए सेव करा, ठीक है, 1 लाख कुछ ज्यादा ही हो गया, से 50,000 सेव किया आपने आर्टिकल चिप में से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप बैंक में जाकर के एफडी कर सकते हो, रिस्क फ्री, यहाँ पे डिबेंचर भी रिस्क फ्री है, रिस्क कम है ना यहाँ पे, तो बैंक में जाकर के एफडी कर सकते हो, वहां पे आपको 8% मिलेगा, और वही पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे 8% एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना। क्यों ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, तो जब रिस्क ज्यादा ले रहे हो यू विल बी एक्सपेक्टिंग मोर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्टॉक मार्केट में यानी कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, he is ultimately bearing the risk of the company, therefore he will be expecting higher return। Okay, so always return expectation of equity shareholders will be higher and return expectation of debenture holder or bond holder will be lower, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे। this makes equity share more costlier, first point। second point, चलिए फिर भी हम मान के चले कि 10% ही रिटर्न दे रहे, दोनों केस में अगर इक्वल भी हो फिर भी डिबेंचर सस्ता पड़ता है। I'll repeat, वैसे तो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट 20% होगा, डिबेंचर का लोअर होगा। अगर मैं यह अज्यूम करके चलूं कि दोनों केस में 10% है, फिर भी डिबेंचर सस्ता पड़ता है। कैसे, से 10 lakhs टोटल कैपिटल था, अब इस पे दो ऑप्शन है, सपोज इक्विटी शेयर होल्डर से प्रोक्योर किया तो 10% डिविडेंड मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन अपने डिबेंचर से प्रोक्योर किया तो 10% विल बी द इंटरेस्ट रेट। ओके, एक काम करते 20% लेकर के चलते हैं एंड टैक्स रेट 30% है। ओके, बताइए, से कंपनी का ये P&L अकाउंट है, सेल्स परचेसेस वगैरह सब कुछ डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट कंपनी का है 10 लाख रुपए। ओके, नाउ यू टेल मी, फर्स्ट ऑप्शन अगर मैंने इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया रहता तो 10 लाख मैंने कैपिटल प्रोक्योर किया, उनको एज अ रिटर्न 2 lakhs मुझे डिविडेंड देना है। ये 2 lakhs मैं P&L में डेबिट कर सकता हूँ क्या एज अ टैक्स एक्सपेंडिचर? इज इट अलाउड एज अ टैक्स एक्सपेंडिचर? इज इट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर और मियरली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना। तो यहाँ पे पहले मुझे नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होगा 30%, यानी कि 3 lakhs टैक्स होगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम PAT कहते हैं, okay, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। अब ये अर्निंग्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें से हमने डिविडेंड पे करा 2 लाख, तो प्रॉफिट बचा कितना, रिटेन्ड अर्निंग्स कह सकते हैं 5 लाख, 5 लाख प्रॉफिट बचा। एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल आउटफ्लो इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में कितना हुआ, 2 लाख, बराबर। तो अगर मेरा रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स पे 20% है, कंपनी का एक्चुअल में डिविडेंड जा रहा है 2 lakhs, आउटफ्लो 2 lakhs हो रहा है। अब वही कंपैरिजन डिबेंचर के केस में करता है, इंस्टेड ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर, अगर मैंने डिबेंचर से फंड प्रोक्योर किया रहता तो यहां पे अगेन नेट प्रॉफिट बिफोर दिस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कह सकते हैं उसको, 10 lakhs। अब बताइए, मैंने डिबेंचर अगर प्रोक्योर किया है तो डिबेंचर पे 10 lakhs पे 20% यानी कि 2 लाख अब इंटरेस्ट होगा। इज इंटरेस्ट अलाउड एज अ डिडक्शन? क्या इंटरेस्ट P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, P&L में डेबिट होगा? वो P&L में डेबिट होगा ना। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होगा 2 lakhs एंड देन मेरा फाइनल प्रॉफिट आएगा 8 लाख। अब इस पे टैक्स लगेगा एट द रेट 30%, तो 8 lakhs पे 30% कितना होगा, 2,40,000, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ,
कितना हो रहा है 5,60,000 बराबर 8 लाख माइनस 240, तो 5,60,000 मेरा प्रॉफिट बचा बराबर। एंड इंटरेस्ट मेरा आउटफ्लो कितना हुआ 2 लाख मैंने पे किया मेरे इन्वेस्टर्स को। बट इफ यू सी मेरे पास पहले 5 लाख बच रहा था, अब कितना बच रहा है 5,60,000। 60,000 मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है। ये 60,000 क्यों बच रहा है? बिकॉज इफ यू कंपेयर दिस टू फिगर्स, पहले मैं टैक्स कितना पे कर रहा था 3 lakhs, अब टैक्स कितना पे कर रहा हूं 2,40,000। तो ये जो मेरा 60,000 बच रहा है, ये टैक्स का पैसा बच रहा है 60,000, वही पैसा यहां पे ऐड हो रहा है। टैक्स का पैसा क्यों बच रहा है? क्योंकि पहले जब डिविडेंड दे रहा था इट वाज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, लेकिन वही मैं इंटरेस्ट पे करूं तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन, राइट। तो ये डिडक्शन अलाउ होने की वजह से मेरा टैक्स में सेविंग हो रहा है, राइट। पहले 3 लाख पे कर रहा था, अब मैं 2,40,000 पे कर रहा हूं, राइट। इसको टेक्निकली हम कहते हैं टैक्स शील्ड ऑन एक्सपेंडिचर। ये सारे कंसेप्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। मैं जस्ट फिलहाल ब्रीफ आउट कर रहा हूं कि ये प्रोसेस क्या होती है टोटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यहाँ पे ये जो टैक्स सेविंग हो रहा है, टैक्स शील्ड मतलब टैक्स सेविंग, 60,000 क्यों सेविंग हो रहा है? बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। तो मैं अगर इंटरेस्ट 2 लाख का पे कर रहा हूं तो ये इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स सेविंग हो रहा है। एंड टैक्स सेविंग मतलब कैश इनफ्लो कह सकते हैं, राइट। तो 2 लाख जब आउटफ्लो हो रहा है 60,000 मेरा सेव भी हो रहा है, तो मेरा टोटल आउटफ्लो कितना हुआ 1,40,000। कैन यू कंपेयर? इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड मेरा 2 लाख का आउटफ्लो हो रहा था, वही अगर मैंने डिबेंचर से प्रोक्योर किया रहता तो कंपनी का आउटफ्लो कितना हो रहा है 1,40,000। तो whenever I consider 20% सेम रिटर्न, फिर भी मेरा डेट सस्ता पड़ रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन वैसे भी हायर होते हैं, ओके। सो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन हायर, डेट का कॉस्ट लोअर, तो इसलिए इक्विटी महंगा है। सेकंड थिंग, इक्विटी के लिए जो रिटर्न दे रहे हो वो तो टैक्स डिडक्टिबल है नहीं, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, तो इंटरेस्ट भी सेव, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स भी सेव हो रहा है। तो दिस मेक्स इक्विटी शेयर एज मोर कॉस्टली एंड डिबेंचर्स लेस कॉस्टली। हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके, वेयर एज डिबेंचर इज लेस कॉस्टली। अब बताइए, एक हमने ये पॉइंट कंसिडर किया कि कॉस्ट कितना है। सेकेंड पॉइंट और क्या कंसिडर करेंगे डिबेंचर एंड इक्विटी के में कंपेयर करके? डिबेंचर एंड इक्विटी में और क्या पॉइंट कंसिडर करना होगा? कॉस्ट कंसिडर करना होगा। एट द सेम टाइम भले यहां पे डिबेंचर इज चीपर, वी हैव टू आल्सो कंसिडर रिस्क ना, राइट। यहां पे इक्विटी शेयर के केस में कहना है से रिस्क इज मिनिमम, वेयर एज डिबेंचर के केस में रिस्क इज मैक्सिमम। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर मैंने पूरा का पूरा डिबेंचर से फंड प्रोक्योर किया रहता 100 करोड़, करंट ईयर में कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी कह सकती है ना कि इन्वेस्टर्स को इस साल प्रॉफिट नहीं है, नो डिविडेंड। लेकिन हमने बैंक से लोन लिया रहता, डिबेंचर इशू किया रहता, तो क्या अपने इन्वेस्टर्स या बैंक से जाकर के कह सकते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट लिक्विड फंड नहीं है, हम इस साल कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, चलेगा? ऐसा नहीं, वहां पे मैंडेटरीली पे करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिक्विड फंड्स, राइट। तो हियर इट इज हैविंग मोर रिस्क। आर यू गेटिंग? अब बेस्ड ऑन दिस आपने एक डिसीजन लेना है कि इक्विटी से ज्यादा फंड प्रोक्योर करे या डिबेंचर से प्रोक्योर करे, ओके। सपोज आई एम अ फाइनेंस मैनेजर वेयर आई लाइक टू टेक रिस्क, ओके। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। दैट टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग फॉर से डेट फंड्स, राइट। मैं रिस्क ज्यादा लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, ज्यादा डेट फंड्स कम इक्विटी शेयर्स प्रोक्योर करूंगा, मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर में सिलेक्ट करूंगा, ये मिक्स सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, इफ आई एम अ फाइनेंस मैनेजर हु डजंट लाइक टू टेक रिस्क, मुझे रिस्क नहीं लेना है, भले मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा रहेगी तो चलेगा, ओके। तो इन सच केस आई विल बी गोइंग फॉर मोर ऑफ इक्विटी, क्योंकि मेरा कॉस्ट ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क मिनिमम होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो आई विल बी गोइंग फॉर इक्विटी ज्यादा, डेट कम। Have you understood? These are the two consideration. Apart from that, later on डिटेल में बहुत सारे consideration consider करेंगे। बताइए क्या ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है?
कि इक्विटी शेयर से ज्यादा कैसे भी फंड प्रोक्योर करना है ना, तो चलेगा क्या? कैसे भी फंड प्रोक्योर करिए, इक्विटी से करिए या डेट से करिए, चलेगा कैसे? नहीं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन से सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन दिस डिसीजन. ओके, ये जो मिक्स ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल है ना, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ओके, जिसके ऊपर बिजनेस का सर्वाइवल डिपेंड करता है. शो सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हाउ दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने शायद से अर्लियर ये एग्जांपल आपको बताया था. सुभिक्षा, ये क्या गया? सुभिक्षा मार्ट की बात कर रहा हूं मैं. याद है फाउंडेशन में हमने ये सुभिक्षा डिस्कस करा था? जो थे उनको याद नहीं, जो नहीं थे उनसे पूछने में कोई पॉइंट ही नहीं. सुभिक्षा करके, लेट मी टेल यू हिस्ट्री ऑफ दिस. सुभिक्षा करके एक शॉपिंग मॉल था. ओके, वी कैन से शॉपिंग मॉल का कल्चर ही इन्होंने स्टार्ट किया था पहले. ओके, we'll just read this initial line. Subiksha was an Indian retail chain with 1600 outlets. Can you imagine? पूरे कंट्री में 1600 उनके ब्रांचेस थे. कोल्हापुर में भी एक मॉल था उनका सुभिक्षा का, मैंने देखा था. ओके, सेलिंग ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग. जैसे आज डीमार्ट वगैरह स्टार बाजार देखते हो, वैसे सुभिक्षा का मॉल था उस टाइम, अर्लियर. ओके, इट बिगैन ऑपरेशंस इन 1997 and was closed down in 2009 owing to financial mismanagement and severe cash crunch. Financial mismanagement, can you understand how important it is to manage your finance properly? अगर यहाँ पे गलती करी, बिजनेस बंद हो सकता है. Owned by R Subramaniam, a company formerly known as so and so, whatever it is. तो R Subramaniam करके ओनर थे. ये सुभिक्षा ने क्या गलती करी थी डिस्कस करते हैं. फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मतलब क्या किया था? We'll consider it as a case study. We'll compare it with DMart. डीमार्ट भी शॉपिंग मॉल है, सुभिक्षा भी शॉपिंग मॉल है, सेम लाइन में बिजनेस था. 1997 में जब इन्होंने शॉपिंग मॉल पहले कोलकाता में स्टार्ट किया था. ओके, तो उस टाइम शॉपिंग मॉल का इतना कल्चर नहीं था. तो पीपल वेयर, वी कैन से सरप्राइज टू सी कि एक ही जगह सब कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मिल रहे हैं हमें. ओके, तो लोग वहां पे बहुत ज्यादा जाने लगे. एंड देखते ही देखते सुभिक्षा का प्रॉफिट 30-40% से इंक्रीज हो रहा था. ह्यूज सेल्स हो रहा था उनका. ओके, सो इनका प्रॉफिट भी हायर था, कैश फंड्स भी हायर था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. अब इनके जो ओनर थे आर सुब्रमण्यम, इन्होंने सोचा कि जब एक दो ब्रांच से हम इतना पैसा कमा रहे, व्हाई नॉट टू गो फॉर एक्सपांशन एंड पूरे कंट्री में हम ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इन्होंने सोचा कि हम सारे पूरे कंट्री में सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट करेंगे. जैसे कि हमने रीड किया 1600 ब्रांचेस स्टार्ट करे थे, कोल्हापुर में भी स्टार्ट करा था. ओके, अब बताइए 1600 पूरे कंट्री में ब्रांचेस स्टार्ट करना, उसके लिए पैसा लगेगा. पहले बिल्डिंग खरीदना होगा, उसमें ह्यूज स्टॉक इन्वेस्ट करना होगा. इसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड था, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा बैंक से लोन लिया. सो ह्यूज अमाउंट लोन वाज बीन टेकन. तो कैन वी से यहाँ पे इन्होंने डेट से फंड ज्यादा प्रोक्योर किया था. कैपिटल स्ट्रक्चर जो थे ना अपना मिक्स, इन्होंने ऑलमोस्ट से 100 करोड़ होता तो से 20 करोड़ खुद के पैसे इन्वेस्ट करे, 80 करोड़ बैंक से फंड लिया. तो हियर रिस्क बहुत ज्यादा लिया था उन्होंने. अब इंपैक्ट क्या हुआ समझिए, इनका फंड्स लेकर के इन्होंने बिजनेस में तो इन्वेस्ट करा. अब बताइए कोल्हापुर में सपोज नया शॉपिंग मॉल हुआ है. ओके, कस्टमरली यू आर हैबिचुएटेड टू परचेस ग्रोसरीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर शॉप. वो आपके पहचान वाले भी है. क्या इमीडिएटली भले वहां पे सस्ता मिल रहा है, लेकिन इमीडिएटली वहां पे शिफ्ट करेंगे और टाइम लगेगा एक कस्टमर डेवलप करने के लिए. थोड़ा टाइम तो लगेगा ना. ऐसे तो होगा नहीं कि नया मॉल आया तो सारे लोग वहां पे जाना स्टार्ट करेंगे. अपने रिलेशंस होते हैं ऑलरेडी शॉप वेंडर के साथ, तो उनके साथ ही हम ट्रेडिंग करेंगे. आगे जाके जब पता चला कि नहीं वहां पे बहुत सस्ता मिल रहा है, तो थोड़े बहुत सामान वहां से लाना स्टार्ट करेंगे. एंड जैसे ही पता चला कि वहां प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, तो पीपल विल स्टार्ट गोइंग देयर. 2 साल तो लगेंगे, राइट? तो नए सिटी में जब इन्होंने ब्रांच ओपन करा, लगभग 2 साल 3 साल तक इनका इतना सेल्स नहीं हो रहा था. ओके, तो अगर सेल्स नहीं हो रहा, लिक्विड पैसा इनका नहीं आ रहा था, इनफ्लो नहीं आ रहा था. अब इनफ्लो अगर नहीं आ रहा, तो ईएमआई पे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब ईएमआई पे करने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं थे.
एंड बैंक का लोन इंटरेस्ट की वजह से बढ़ बढ़ रहा था, एंड सेवरल मंथ्स इन्होंने ईएमआई पे ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके पास फंड्स ही नहीं थे, एंड जो भी पैसे थे उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा था। स्टॉक जब तक सेल नहीं होता तब तक फंड्स नहीं रिलीज होंगे। ओके, तो ईएमआई पे ना करने की वजह से आफ्टर सेवरल वार्निंग्स बैंक ने इनका ये एसेट बेच करके अपने लोन रिकवर कर लिया, एंड अल्टीमेटली द कंपनी क्लोज डाउन। कैन आई से, पहले जब ये बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिट, कैश, एवरीथिंग वाज गुड। एक गलत डिसीजन, कौन सा? बैंक से लोन लेना, एक्सेसिव लोन लेना। ये डिसीजन जो गलत लिया उन्होंने, उसकी वजह से इनका बिजनेस ही बंद हुआ। ऑन द कॉन्ट्री, इफ यू सी डीमार्ट, डीमार्ट का भी सिमिलर मॉल कल्चर ही है, लेकिन डीमार्ट ने भी एक्सपांशन करा है, डीमार्ट भी ब्रांचेस ओपन कर रहा है, लेकिन उन्होंने एट अ स्ट्रोक 1600 ब्रांचेस ओपन करने का कोई टारगेट नहीं रखा था। हर साल वो नए नए डिस्ट्रिक्ट में तीन चार ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। ओके, एंड उसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड था, इन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया था, आईपीओ लाया था। याद है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था 2017 में आई गेस आईपीओ आया था, 300 रुपए में शेयर था उनका। ओके, तो आईपीओ से पैसे जब लाए तो इमीडिएटली डीमार्ट का भी बिजनेस इतना नहीं चलता था, लेकिन उनको हमने फंड्स कहां से लाया? इक्विटी शेयर होल्डर से। तो उनको डिविडेंड या रीपेमेंट प्रिंसिपल पे करने के ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, तो दे कुड सस्टेन द रिस्क। एंड लेटर ऑन, आज के रेट में देखिए डीमार्ट में कितनी भीड़ रहती है, राइट? तो अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे, तो ये इनके शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने इनिशियली रिस्क कम रखा। ओके, मतलब ज्यादा फंड्स इन्होंने इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया। आर यू गेटिंग? तो सुभिक्षा ने ये गलत डिसीजन दिया। तो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंस? अगर आपने वहां पे गलत डिसीजन लिया तो इन दैट केस आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिबेंचर से फंड प्रोक्योर करना गलत है, डिबेंचर से फंड प्रोक्योर करोगे तो सस्ता रहेगा आपके लिए, राइट? कॉस्ट कम है उसकी, बट यू हैव टू आल्सो सी कॉस्ट एंड रिस्क। दिस रिस्क यू कैन यूज टू योर एडवांटेज, बट टू एक्सेप्टेबल लेवल। अगर आपने एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा रिस्क लिया तो प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल था। ये डीएसके ग्रुप सुना है आपने? उनका नाम था, this person, this person was the owner of nearly 4000 crores net worth। ओके, आज जेल में। एंड प्रॉब्लम इज ही इज इन द जेल along with his wife। क्या हुआ था समझे? यहां पे देखिए, अरे, डीएसके ग्रुप was business conglomerate headquarters in Pune, Pune based ये कंपनी थी। India with a presence of domain including in real estate, automobile technology, sports, information technology, education। कहाँ कहाँ बिजनेस थे देखिए उनके। The group was founded by Deepak Sakaram Kulkarni, this person, who is also a chairman and managing director. The group was multi-crore business with a turnover of 4,000 crores. It had operation in India in several cities, in Pune, Bangalore, etc. In October 2016, the group defaulted on its payment to fixed deposit holders. Group's chairman Deepak Sakaram Kulkarni blamed this default on slowdown, etc., whatever it is. तो ये मेन इनका हुआ था, फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स। क्या था समझिए इनका, इनका केस स्टडी क्या हुआ था? दिस पर्सन, ही वाज जेन्युइन पर्सन, आई फील ही वाज वेरी जेन्युइन पर्सन। आज के डेट में जेल में, उसमें पॉलिटिकल इशू भी है। ओके, इन्होंने गलती क्या करी थी? इनके सेवरल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बेसिकली इनका रियल एस्टेट में बिजनेस था, बड़े बड़े टाउनशिप उन्होंने डेवलप करे। ओके, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोल्हापुर में भी एक सुना आपने, डीएसके टोयोटा करके शोरूम था, डीएसके टोयोटा इन्हीं का था। ओके, तो सेवरल ऑटोमोबाइल शोरूम्स इनके थे। ओके,
इन्होंने गलती क्या करी, जो टाउनशिप जो उनको डेवलप करना था, बहुत बड़े टाउनशिप लिटरली उन्होंने डेवलप किए थे पुणे में। टाउनशिप इन द सेंस एक ही अपार्टमेंट कंसिडर करो तो वहां पे हॉस्पिटल्स भी है, सिनेमा थिएटर भी होगा, शॉपिंग मॉल भी होगा, सब कुछ होगा उस टाउनशिप में, पूरा इन्होंने डेवलप किया था। ओके, तो अब डीएसके ग्रुप ने से रियल एस्टेट, यानी इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका, जिसमें ह्यूज फंड वाज रिक्वायर्ड, सेवरल थाउजेंड करोर्स वे रिक्वायर्ड। ओके, अब ये रियल एस्टेट टाउनशिप डेवलप करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड, लगभग सपोज 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 1000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? आइडियली इन्होंने क्या करना चाहिए था, इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसे प्रोक्योर करना चाहिए था, रिस्क कम रहता। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने नियर बाय लोकेलिटी से जो लोग है, इनसे छोटा छोटा अमाउंट का डिपॉजिट लिया एज अ फिक्स डिपॉजिट। ओके, एंड इनको प्रॉमिस करा हम आपको 18% रिटर्न देंगे। अब बैंक में जाकर के एफडी करो तो 7% रिटर्न मिलेगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो 18% मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इनको फंड्स दिए। ओके, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 10 लाख रुपए दिया, किसी ने 15 लाख रुपए दिया, ऐसे जमा पूंजी जो है ये लोगों ने डीएसके को सौंप दी, एंड दिस फंड्स दे वर यूजिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब 18% रिटर्न देना पड़ रहा था, कैन वी से रिस्क इज वेरी हाई। 18% अगर आपको से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो रिस्क इज वेरी हाई, राइट। अब यहाँ पे जिन लोगों से पैसे लिए थे उन्होंने, वो इस रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया। 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डिमोनेटाइजेशन, इसकी वजह से बहुत सारा लोगों के पास जो ब्लैक का पैसा था वो अब ना के बराबर हुआ था, एंड जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था रियल एस्टेट को। ओके, क्योंकि मोस्टली लोग ब्लैक का पैसा यूज करते हैं फॉर परचेसिंग बिल्डिंग्स वगैरह। आज के रेट में भी याद है 50 में हमने डिस्कस किया था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कोई स्टैम्प पेपर 1 करोड़ का नहीं करता, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज 60 लाख की, 60 लाख की करती है, 40 लाख ब्लैक में ही दिया जाता है। ओके, तो ब्लैक का पैसा ना होने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत रिसेशन आया था। ओके, एंड इनके जो फ्लैट सेल होने थे वो सेल नहीं हो रहे थे। एंड अनदर पॉलिटिकल इशू भी था, इन्होंने पॉलिटिकल कनेक्टेड लोगों ने न्यूज फैला दी कि डीएसके ग्रुप अब बंद होने को है एंड ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा डूबेगा। अभी जैसे न्यूज फैली, सारे के सारे लोग डीएसके पास आए कि हमें हमारा पैसा दे दो। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था पिछले 4-5 साल में। ओके, तो इनको 18% रिटर्न के हिसाब से ऑलमोस्ट 4-5 साल में 2 लाख रुपए मिल चुका था ऑलरेडी। ओके, मतलब इंटरेस्ट का। वो भी आया कि नहीं, मेरा प्रिंसिपल बाकी है, मुझे प्रिंसिपल चाहिए। ओके, तो अब इनके पास लिक्विड पैसा नहीं था, क्योंकि जो पैसा था वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो चुका था, सेल नहीं हो रहा। सेल अगर होता तो लिक्विड आता, इनको वापस दे सकते थे। एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इन पॉलिटिशियंस ने बहुत सारा इनका फ्लैट सेल करने से भी रोक लिया था, राइट। तो सेवरल प्रॉब्लम्स अराइज, इन सारे लोगों ने पुलिस कंप्लेन करी कि हमारा पैसा डूब गया। एंड क्योंकि पुलिस कंप्लेन करी इन्होंने, तो ये जो पर्सन थे दीपक कुलकर्णी एंड इनकी वाइफ, शी वाज आल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर इन इट, इनको जेल हो गई इन फ्रॉड केस। बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने जेन्युइनली फ्रॉड किया था, मुझे डिटेल्स से पता नहीं, लेकिन बस चेहरा देख करके लगता है कि इन्होंने ऐसा फ्रॉड नहीं किया रहेगा। क्योंकि अगर शुरुआत में क्या रहता तो वी कैन से कि हाँ इंटेंशन गलत है। लास्ट 30-40 ईयर से बिजनेस कर रहे थे वो, राइट, इतना ह्यूज ट्रस्ट डेवलप किया था उन्होंने, तो सडनली ऐसे फ्रॉड नहीं करेंगे। ओके, गलत डिसीजन, फंड्स जो प्रोक्योर करना था इन्होंने, ये गलत तरीके से फंड्स प्रोक्योर किया। ओके, तो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि डिसाइड व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ फाइनेंस। थर्ड एग्जांपल मेरी कंपनी का मतलब सीए होने के बाद जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, उस कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया था, कंपनी थी से एबीसी लिमिटेड। इनका बिजनेस था बड़े बड़े ऑयल टैंक्स डेवलप करना, बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंक्स वो कंस्ट्रक्ट करते थे एंड टर्न की प्रोजेक्ट करते थे। टर्न की प्रोजेक्ट मतलब क्या है, सपोज आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उस कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको तैयार करके देंगे। ओके, तो इस मैनर में देंगे कि आप सिर्फ कीज टर्न करो, आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इनका टर्नओवर जो था लगभग 800 करोड़ के आसपास था, 20-30% प्रॉफिट रेशियो था। ओके, ह्यूज कैश फंड्स थे, कंपनी के पास जबरदस्त पैसे थे। इस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था। ओके, फॉर्चुनेटली सीए होने के बाद आई वॉज बिन अपॉइंटेड इन दिस कंपनी, एंड जो एरिया डोमेन जो मिला था मुझे फाइनेंस का मिला था। सो
भले मैंने 6 मंथ जॉब किया था, बट इन दिस 6 मंथ्स फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे इंटरकसीज मुझे देखने मिले उस कंपनी में। ओके, फॉर्चुनेटली उस टाइम उनके n नंबर ऑफ एक्सपांशन एक्टिविटीज चल रहे थे, एंड मैंने जो फाइनेंस के एक्टिविटीज करे थे ना, पहली बार उस कंपनी में किया था। मतलब है बड़ी कंपनी, लेकिन इट वाज मैनेज कन्वेंशनली, क्योंकि 2 ओनर्स थे, वो ट्रेडिशनल मैनर में मैनेज कर रहे थे। एंड अपना जो इंटर का सिलेबस है, वो इंटर का नॉलेज ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। मतलब इस कंपनी में कैश बजट नहीं होता था, तो मैंने कैश बजट बनाना स्टार्ट किया। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले एनालिसिस नहीं होता था, तो ये एनालिसिस स्टार्ट किया जो हम यहाँ पे इंटर में सीखेंगे। तो लिटरली मैंने जो इंटर में सीखा था एज इट इज उसका मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया था, जिसकी वजह से कंपनी को सेवरल अमाउंट्स इन लैक्स में फायदा भी हुआ था। ओके, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे इनका ये बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा स्मूथली बिजनेस चल रहा था। When I was a finance manager, कंपनी का ये डिसीजन ऑलमोस्ट हुआ था कि दे आर गोइंग फॉर एक्सपांशन। ओके, एंड एक्सपांशन में ऑल टुगेदर न्यू कंपनी वो स्टार्ट कर रहे थे। एक कॉलेज, बहुत बड़ा कैंपस उन्होंने लिया था कॉलेज के लिए। ओके, एंड दे वर प्रपोजिंग टू स्टार्ट विद वन न्यू कॉलेज। एंड सेकंड, ये टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट करने जा रहे थे। ह्यूज कैपेसिटी वाली टेक्सटाइल कंपनी थी, एंड पूरा का पूरा इनका एक चेन था। मतलब कॉटन बाय करके यान बनाएंगे, यान से क्लॉथ बनाएंगे, एंड क्लॉथ से शर्ट भी बनाएंगे, एंड शर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ये पूरा चेन इन्हीं कंपनी में था। ओके, तो सेवरल 1000 crores वे रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारी जब मीटिंग थी तो इन्होंने प्रपोजल रखा था कि ये जो 2 वेंचर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, एंड वी हैव डिसाइडेड कि ये जो फंड्स है हम बैंक से लोन लेंगे। ओके, अब बैंक इनको तो लोन देगी नहीं, नई कंपनी थी, सेपरेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी थी, इनको तो लोन देगी नहीं क्योंकि नई कंपनी है, तो बैंक के पास कोई गारंटी होनी चाहिए। तो गारंटी दी थी इन्होंने, एबीसी लिमिटेड ने, कि अगर ये कंपनी पेमेंट ना करे तो हम पेमेंट करेंगे। ओके, उसी टाइम मैंने इनको कहा था कि एक्सपांशन ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, से 30-40% प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि यू आर टेकिंग वे मच रिस्क बाय टेकिंग दिस मच फंड्स इन लोन फॉर्म। तो इन्होंने कहा कि रिस्क क्या है, इसके लिए जो पैसे है यहाँ से पैसे जनरेट होंगे, हम प्रॉपरली रीपेमेंट कर पाएंगे। 30-40% प्रॉफिट है, रीपेमेंट करने के बाद भी अपने पास 20-30% रहेगा। तो मैंने उनको कहा था कि यू शुड बी गोइंग स्टेज मैनर, एकदम से इतना लोन लेना, रिस्क लेना अच्छा नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम भले आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम आएगा लिक्विडिटी में। नाउ इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी वन एंड द सेम थिंग या डिफरेंट? डिफरेंट है ना। हो सकता है कि आपका बिजनेस में 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लिक्विड फंड्स आपके पास 5 लाख नहीं है, पूरा का पूरा सेल्स किया, डेटर्स में ब्लॉक्ड है। कैन यू अंडरस्टैंड? मैंने आज सेल्स किया सपोज एक 50 लाख रुपए का, क्या डज इट मींस कि मुझे 50 लाख मिले हैं? नहीं, डेटर्स में ब्लॉक्ड है, डेटर्स 6 महीना ले रहा है पैसे देने के लिए, तो 6 महीना बिजनेस मुझे मेरे खुद के पॉकेट में से खर्च निकालना होगा, परसों मिलेंगे मुझे 6 मंथ के बाद। आर यू गेटिंग द सिनेरियो? तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बुक में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन लिक्विड फंड्स नहीं है आपके पास। ओके, अब इनके केस में भी सेम हो रहा था कि कॉलेज स्टार्ट किया, टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट करी, क्या इमीडिएटली कस्टमर्स आएंगे? नहीं, सम टाइम लगेगा, 2 साल टाइम लगेगा बिजनेस सेटल होने में। तो 2 साल के लिए ईएमआई पे करने के लिए आपके पास फंड्स कहां से आएंगे? ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे लिक्विडिटी का था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि सेम कि इनको अब रीपेमेंट करने के लिए इमीडिएटली यहाँ से फंड्स नहीं आ रहे थे। प्रोजेक्शन था अच्छा खासा आगे जाके बिजनेस भी होगा, बट फॉर द 2 years 2 or 3 years फंड्स आपके पास सफिशिएंट कैश में नहीं है। तो अब ये कंपनी ने इनका ईएमआई पे करना स्टार्ट करा। ओके, अब इस कंपनी का जो ऑयल टैंक टर्की प्रोजेक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा था पूरा का पूरा इनका ईएमआई पे करने में जा रहा था। राइट, सपोज इनका 500 करोड़ का प्रॉफिट था, 500 करोड़ में से 400 करोड़ इनको पे किया हमने। ओके, अब अपने पास बचे 100 करोड़। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपने पास 1000 करोड़ का है। ओके, अब उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसे देने होंगे क्रेडिटर्स को, पैसे देने के लिए अपने पास फंड ही नहीं है। तो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो तो ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड? 1000 करोड़ का इमीडिएटली अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते तो 1000 करोड़ आते। अब वो कंप्लीट करने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, एंड रॉ मटेरियल बाय करने जाऊं तो पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पैसा था मैंने यहाँ पे करा है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कैश फंड्स नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। सेकेंड थिंग, कंपनी के पास इतने भी फंड्स नहीं थे कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम में दे पाए।
सैलरी लेट हो रही थी, तो बहुत सारे इफिशिएंट स्टाफ कंपनी छोड़ करके जा रहे थे, एंड इफिशिएंट स्टाफ छोड़ के अगर जाए तो ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना चाहिए था अगेन डिले हो रहा था। तो यहां पे इनफ्लो डिले हो रहा था, एंड इस ईएमआई की वजह से आउटफ्लो के लिए पैसे नहीं थे, तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, सैलरी भी अवेलेबल नहीं है, तो इनके अब ऑर्डर्स कैंसिल होना स्टार्ट हुए। कैन यू अंडरस्टैंड? तो अब ये भी कंपनी लिक्विडिटी में आ गई, लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आई। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग डिसीजन, फंड्स कलेक्शन। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि फंड्स कलेक्ट करते टाइम किस मैनर में आपको फंड्स कलेक्ट करना होगा, कि इक्विटी शेयर से प्रोक्योर करे या डेट से प्रोक्योर करे। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस सेवरल एग्जांपल्स यू माइट हैव अंडरस्टूड कि व्हाई आई हैड सेड कि ये डिसीजन लेना कि इक्विटी शेयर से ज्यादा फंड लेना है या डेट से ज्यादा लेना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बिजनेस का सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? चलिए, विल कंटिन्यू द डिस्कशन। हमने बेस्ड ऑन ऑल दिस एनालिसिस डिसाइड करा कि हम 60 करोड़ इक्विटी, 40 करोड़ डेट से फंड प्रोक्योर करेंगे। ओके, अपने पास अभी 100 करोड़ रुपीस आए, व्हाट नेक्स्ट? क्या करें? पैसा है, आइडल तो नहीं रखेंगे, इन्वेस्ट करना होगा ना। नाउ यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट। क्या ना, से ये जो प्रोक्योरमेंट लिखा था मैंने, अब ये प्रोक्योर्ड फंड्स मुझे यूटिलाइज करना है। सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना होगा। प्रॉपर फंड्स जो इन्होंने इनसे प्रोक्योर किया, क्योंकि हर 1 रुपए पे मुझे कॉस्ट पे करना है, बराबर, आइदर डिविडेंड के फॉर्म में या इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी इफिशिएंट मैनर में करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट आएंगे, एक होगा फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा होगा करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, राइट? अब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमने कहा था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, से फर्नीचर, फिक्सचर, सपोज ये टोटल 80 करोड़ था, ठीक है? अब ये प्लांट एंड मशीनरी, मार्केट में दो मशीन अवेलेबल है, ए एंड बी। ओके, एक मशीन सस्ती है, उसका इफिशिएंसी कम है, टेक्नोलॉजी बैकडेटेड है, ओके, लेकिन दूसरी मशीन बी जो है वो महंगी है लेकिन इफिशिएंसी ज्यादा है। कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे? कैसे रैंडमली डिसीजन लेंगे या थोड़ा कैश बेसिस पे एनालिसिस करना होगा? कैश बेसिस पे एनालिसिस करना होगा कि आज मैं मशीन ए में इन्वेस्ट करूं तो 50 करोड़ इन्वेस्ट करना होगा, एंड ये मशीन में नेक्स्ट 5 साल तक यूज करूंगा। सपोज 5 साल यूज करने के बाद मुझे 80 करोड़ मिलेंगे, ठीक है? वेरा दूसरी मशीन 80 करोड़ में अवेलेबल है, महंगी है, लेकिन यहाँ पे मुझे 120 करोड़ मिलेंगे। कौन से मशीन में मैं इन्वेस्ट करूं? कैन वी से यहाँ पे 30 करोड़ फायदा हो रहा है, यहाँ पे 40 करोड़ फायदा हो रहा है, तो ये मशीन इन्वेस्ट करें? कैन वी से सो? आंसर इज नो, वी कैन नॉट कंपेयर दिस कैश फ्लो। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस कैश फ्लो इज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, these कैश फ्लोज आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है 120 करोड़ 7 साल लगे कलेक्ट करने में, तो यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट होगा। मैं डायरेक्टली ये फिगर्स कंपेयर नहीं कर सकता, इनफैक्ट ये 30 करोड़ प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, 50 करोड़ आज का इन्वेस्टमेंट है ना, तो फ्यूचर का इनफ्लो मैं आज के 50 करोड़ के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता। मुझे फ्यूचर का कैश फ्लो आज के टर्म्स में कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते थे, याद है? फाउंडेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमने देखा था, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत रिलेवेंट होगा। ओके, तो ये मुझे एनालिसिस करके डिसीजन लेना है कि फिक्स्ड एसेट में मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हर बिजनेस के लिए एनालिसिस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीए, पहले शाहपुरी में प्रेमाइसेस थे अपने, वहां पे हार्डली 2 क्लासरूम थे, छोटे से 2 क्लासरूम थे। ओके, 30,000 अपना रेंट जाता था। जब हमें यहाँ पे डिसीजन लेना था कि यहाँ पे क्लासरूम शिफ्ट करना है, से 30,000 से डायरेक्टली रेंट इंक्रीज हो रहा था 1 लाख, ये तो रेवेन्यू कॉस्ट हुआ। उस टाइम वो छोटे से क्लासरूम थे ना, तो बेंच छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे आते टाइम हमें बेंच भी और करना पड़ा, तो बेंच के लिए लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। ओके, फिर ये प्रोजेक्टर ज्यादा परचेस करने होंगे, क्योंकि वहां पे एक एक ही प्रोजेक्टर सफिशिएंट था। अब यहाँ पे एक क्लासरूम में 2 प्रोजेक्टर है, उस क्लासरूम में प्रोजेक्टर, पहले उस क्लासरूम में भी 2 क्लास थे, तो वहां पे 2, ऐसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। ओके, सपोजिंग मोटा मोटी हमने एक रफली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था। क्या हमने रैंडमली डिसीजन लिया रहेगा, या ये कैलकुलेशन किया रहेगा कि वहां पे क्लासरूम हम चलाएंगे, भले 35,000 रेंट रहेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होंगे। यहाँ पे जब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्टूडेंट्स भी इंक्रीज होंगे। तो हमने कैलकुलेशन किया रहेगा कि आज हम 10 लाख इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट 5 साल तक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने आएंगे, तो हमें पैसे मिलेंगे 15 लाख, 5 लाख फायदा बेस्ड ऑन द से प्रेजेंट वैल्यू। तो सपोजिंग सरप्लस कुछ रह रहा है, हमने डिसीजन लिया रहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इज इट राइट? तो जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा। इज इट राइट?
देन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, कैन वी से करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इन्होंने डीमार्ट ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी बाय किया, कंप्यूटर्स वगैरह। डीमार्ट इमेजिन करिए, टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है अपनी ताराबाई पार्क का, डीमार्ट देखा रहेगा, वो बिल्डिंग उनकी है, राइट। वहां पे पूरा से रैक से फर्नीचर फिक्सचर है, आउटसाइड में बहुत सारे कंप्यूटर्स है, इनवर्ड मशीन्स है, राइट। तो इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ ये 80 करोड़ इन्वेस्ट करके चलेगा या स्टॉक में भी पैसा इनको इन्वेस्ट करना होगा? स्टॉक में तो मेन इन्वेस्ट करना होगा ना। अब सोचिए स्टॉक में इनका एनालिसिस है कि 50 करोड़ का स्टॉक इनको रिक्वायर्ड है। टू बी ऑन सेफर साइड इन्होंने अगर 70 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ओके, मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? अच्छा है नहीं है? 50 करोड़ रिक्वायर्ड था, डीमार्ट ने टू बी ऑन सेफर साइड 70 करोड़ में इन्वेस्ट करके रखा है। स्टॉक अपने पास ज्यादा है, मतलब अगर कोई परचेस करना है, सपोज वहां पे डिस्प्ले के लिए नहीं है, इमीडिएटली उनके स्टोर रूम में है, स्टॉक में, गोडाउन में, वहां से ला करके डिस्प्ले के लिए रखेंगे। इज इट गुड और बैड? बेनिफिट वी कैन से कि ज्यादा स्टॉक रखने से आपका रिस्क कम होएगा। मतलब ऐसे कभी होगा नहीं कस्टमर आए उनको सेल करने के लिए अपने पास गुड्स नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं, अपने पास स्टॉक होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जितना रिक्वायर्ड था उससे अननेसेसरी ज्यादा आपने इन्वेस्ट करके रखा है। अब वही पैसा 20 करोड़ अगर आपने बैंक में एफडी रखा रहता तो इंटरेस्ट तो मिलता, अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, मतलब रिटर्न कम होंगे आपके। इज इट राइट? अब रिटर्न ज्यादा करना है, 50 करोड़ का आपने 30 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करके रखा है स्टॉक में, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब कस्टमर आएंगे उनको उनको अगर सेल करने के लिए स्टॉक अवेलेबल ना हो तो आपका सेल्स पे इंपैक्ट होगा, सेल्स कम होगा। लेकिन 50 करोड़ की जगह 30 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब 20 करोड़ बैंक में जाकर के एफडी रखा, तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी आएगा, मतलब यहाँ पे रिटर्न ज्यादा होगा। तो आपको प्रॉपर बैलेंस रखना होगा कि रिस्क ज्यादा ले या रिटर्न ज्यादा टारगेट करे। ओके, तो उस हिसाब से करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है ये डिसीजन लेना होगा आपको, बराबर। अब यहां पे हम जब से ईपीए चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट, रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, तो आपसे जो फीस आएगी क्या पूरा का पूरा हम विड्रॉ कर सकते हैं या कम से कम हमें फंड्स रखने होंगे? सब कम से कम मिनिमम फंड्स तो रखने होंगे। तो ये आइडल फंड्स रहेंगे अपने पास, ये आइडल फंड्स, कैश जो फंड्स है, ये मेरा करंट एसेट ही तो है। इज इट राइट? तो सम अमाउंट मेरे करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होकर के रखेंगे। ओके, मैंने सेल किया है, सेल करने के बाद इमीडिएटली फंड्स आएगा या डेटर्स में ब्लॉक होंगे? डेटर्स में ब्लॉक होंगे ना। तो जब भी आप बिजनेस करेंगे ना तो ऑलवेज करंट एसेट्स में आपके थोड़े पैसे ब्लॉक होकर रखेंगे। ओके, तो ये कितना ब्लॉक करना आगे नहीं आपका डिसीजन होगा, राइट। इसमें अब सारे डिटेल्स आएंगे, आपका डेटर्स मैनेजमेंट आएगा, कैश मैनेजमेंट आएगा, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट आएगा, स्टॉक मैनेजमेंट आएगा, ये सब कुछ मैनेज करना होगा आपको प्रॉपरली। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं हाउ दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कंपनी में ऑडिट के लिए जाता था, फाउंड्री थी। अब फाउंड्री अगर हो तो आपको पता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का ह्यूज कंजम्पशन होता है फॉर दैट बर्निंग, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट 1500 टेम्परेचर होता है वहां पे, राइट। तो मेटल लिक्विड करके शेप्स में जो भी रिक्वायर्ड है ऐसे इंजन वगैरह उस शेप्स में बनाया जाता है। तो इनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था 1 करोड़ के आसपास। एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 1 करोड़, क्योंकि टर्नओवर ह्यूज था उनका, इतना प्रोडक्शन था। ओके, तो एवरी मंथ नियर अबाउट कभी 95 लाख आता था, कभी 1.25 करोड़ आता था, 1 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज आता था। आपको पता है आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जैसे 200-300 रुपए जो भी आता है, उसमें ड्यू डेट दी रहती है, ड्यू डेट के बाद पे करेंगे तो 50 रुपए 100 रुपए पेनल्टी लगती है, राइट। अब ये कमर्शियल है, कमर्शियल में रेट ज्यादा होता है एंड पेनल्टी भी ज्यादा होती है। ओके, तो इनका क्या हो रहा था, सपोज ड्यू डेट है 10th को मुझे पे करना है, कंपनी पे करती थी 15th को। ओके, एंड इनका लेट पेनल्टी जो है लगभग 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मंथली जाता था, समटाइम्स 2 लाख भी जाता था। ओके, सिर्फ लेट पेमेंट करने से। पेमेंट तो पूरा का पूरा वैसे भी कर रहे हैं, 5 दिन डिले की वजह से 1.5 लाख 2 लाख जा रहा है। हमने जब क्वांटिफाई किया पूरे साल में नियर अबाउट 20 लाख वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का लेट फीस पे कर रहे थे। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज कि 20 लाख रुपए आपके क्यों जा रहे हैं 5 या 6 दिन लेट पेमेंट करने की वजह से। तो हमने जब मीटिंग में उनको ये प्रेजेंटेशन रखा कि कंपनीज अननेसेसरी बियरिंग दिस 20 lakhs
लेट पेमेंट करने की वजह से आप पहले पेमेंट करिए, आपका 20 लाख रुपए बचेगा। 20 लाख इज अ कंसिडरेबल अमाउंट। कंपनी ने कहा कि हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब हम सेल करते हैं, डेटर्स 3 मंथ लेते हैं टाइम पेमेंट करने के लिए, लेकिन क्रेडिटर्स को हमें 2 मंथ के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। ओके, मतलब जब मैं गुड्स परचेस करूं इमीडिएटली पेमेंट करना है, लेकिन सेल्स से पैसे जो आएंगे ना वो लेट आ रहा है। ओके, तो कंपनी का जो सर्कल है ना, कैश सर्कल, कि पैसे आने के बाद पे करना है, वो हमेशा डेफिसिट में रह रहा है। ओके, जिसकी वजह से 10th को पे करने के लिए इनके पास लिक्विड फंड ही नहीं होते थे। डेटर्स से बाद में जब पैसे आएंगे तब जाकर के पेमेंट करेंगे। तो कहना से यहां पे डेटर्स मिसमैनेजमेंट, कैश मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से 20 लाख कंपनी खर्च कर रही है अननेसेसरीली। तो हमने उनसे पूछा कि आप फिर डेटर्स का टाइम पीरियड क्यों नहीं कम करते? अगर ये 2 मंथ्स कर दे तो डेटर से इमीडिएट पैसा आएगा, इमीडिएट पैसा आएगा तो ये टाइम में पेमेंट होगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कह रहे हैं कि 2 मंथ करेंगे तो हम आपसे खरीदेंगे नहीं। मतलब क्या है, अगर मैं क्रेडिट पीरियड कम करूं तो सेल्स कम होगा हमारा। तो हमने उनसे कहा कि क्वांटिफाई करिए सेल्स कितना कम होगा। तो इन्होंने कहा कि लगभग 50 लाख रुपए का सेल्स हमारा कम होगा। अब 50 लाख तो आपका प्रॉफिट नहीं है ना, 50 लाख पे इनका प्रॉफिट था सपोज 8 लाख रुपए, तो 8 लाख प्रॉफिट इनका सैक्रिफाइस करना होगा अगर ये क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स करेंगे, राइट? तो 8 लाख से प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ये 20 लाख बचेंगे ना आपके, क्योंकि टाइम में पेमेंट आने से 20 लाख पेमेंट करोगे, फिर भी 12 लाख का फायदा होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस? ये डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सीखेंगे हम। ओके, तो करंट एसेट्स प्रॉपरली मैनेज करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बराबर? चलिए, हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया, करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया। अब एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको डिसीजन लेना होगा नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड कितना पे करे। डिविडेंड ज्यादा पे करना है या लो पे करना है, सो अल्टीमेटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देंगे, राइट? अब ये आपके ऊपर रहेगा। आपके पास लिक्विड फंड्स है तो ज्यादा पे करिए, आपके पास लिक्विड फंड्स कम है तो डिविडेंड कम पे करिए। एन नंबर ऑफ कंसिडरेशंस आर देयर, बाद में देखेंगे। ओके, एंड ये सब कुछ करने के बाद आपने जो नेट प्रॉफिट या स्टॉक या कैश मैनेजमेंट किया है उसका एनालिसिस करना होगा कि अपना कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा है कि नहीं, या दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में अपना अच्छा है कि नहीं, ये एनालिसिस करना होगा। बताइए, अपना नेट प्रॉफिट है सपोज 10 लाख, दूसरे कंपनी का नेट प्रॉफिट है 15 लाख, कंपनी ए कंपनी बी, कैन आई कंपेयर दिस फिगर्स एंड से कंपनी बी इज परफॉर्मिंग मोर बेटर? क्या डायरेक्टली फिगर्स कंपेयर करके कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं। हो सकता है कि अपने कंपनी का इन्वेस्टमेंट 50 लाख था, इस कंपनी का 200 लाख था, राइट? तो जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जब सेल्स देखेंगे, तब पता चलेगा ना कि प्रॉपर इफिशिएंटली कौन कंपनी परफॉर्म कर रही है। उसके लिए हमें रेशियोज रिक्वायर्ड है, तो हमें बहुत सारे रेशियोज स्टडी करने होंगे एनालिसिस करने के लिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये जो हमने डिस्कस करा ना, अब ये पूरी जर्नी, ये आपका सिलेबस है। ओके, देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये एक चैप्टर है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, जो प्योरली थ्योरी। विल राइट डाउन द सिलेबस, पहले जस्ट 2 मिनट के लिए समझिए। 5 मार्क के लगभग ये टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ फाइनेंस। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स का यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में डिफरेंट मिक्स ऑफ कैपिटल, इसको हमने नाम दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो लगभग 6 to 8 मार्क्स के आसपास वेटेज रहेगा। ओके, देन आप कैपिटल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करना है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये एक चैप्टर है। वी कैन से दिस एज चैप्टर नंबर 1, दिस चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नंबर 3, जिसका भी 5 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा। ओके, देन रिस्क। रिस्क यू कैन यूज टू एडवांटेज। इससे रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है लेवरेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका 6 to 10 मार्क्स का वेटेज हो सकता है एग्जाम में। ओके, देन हमने फंड्स प्रोक्योर किया, अब इन्वेस्टमेंट करना था फिक्स एसेट्स में। अब उसके लिए जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस हम सीखेंगे एक चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस। एक ही चैप्टर है जहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ओके, ये भी 6 to 10 मार्क्स के लिए चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है अभी? 5th, हमें कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। ओके, देन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट,
करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को आपको पता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम ये करंट एसेट्स के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दिस विल बी चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में 6 यूनिट्स है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग वगैरह। ओके, तो दिस वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। देन डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन, हमें डिविडेंड ज्यादा पे करना है, कम पे करना है, कितना पे होना चाहिए, डिविडेंड के बेसिस पे मार्केट प्राइस क्या होगा, ये हमें एक चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7, जो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड देन ये रेशियो एनालिसिस, ये एक चैप्टर है अगेन, चैप्टर नंबर 8, जो अगेन 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रख सकते हैं। तो बेसिकली जो एक बिजनेस के एक्चुअल में हमने जो जर्नी देखी है, दिस आर ऑल योर सिलेबस ओनली। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी। ये जब खत्म होगा फाइनेंस मैनेजमेंट खत्म होगा, बस इतना ही है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हमने जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने की कोशिश करी आपका एक्चुअल में सिलेबस क्या है। ओके, अब ये जो पूरा डिस्कस किया है सिलेबस एक ब्रीफ मैनर में लिख ले। चलिए राइट डाउन। अब यहाँ पे आपके पास एक ही बुक होनी चाहिए जिसमें हम फॉर्मूलेज वगैरह भी लिखेंगे, कंसेप्ट भी लिखेंगे ना, एग्जांपल्स भी लिखेंगे। यहाँ पे समरी बुक अलग, प्रैक्टिकल बुक अलग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सेंटर में सब्जेक्ट का नाम लिखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 50 मार्क्स। इसमें 3 पार्ट करेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, this is called as financing decisions. Procurement of funds, this is called as financing decision. Right side, effective utilization of funds, this is called as investment decision. It's called as investment decision. And third, analysis of performance. Written. अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में 4 पार्ट करेंगे। What you can do is you can use this space and इसका पार्ट नीचे लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली चैप्टर के नाम ही लिखना है हमें। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में 4 पार्ट करिए। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ब्रैकेट में लिखिए थ्योरी, 5 मार्क्स का मोटा मोटी वेटेज होगा। This is first. Second, capital structure, इसका 5 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा। थर्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका अगेन 5 to 7 मार्क्स का वेटेज हो सकता है।
एंड फोर्थ टॉपिक लेवरेज, जिसका 5 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा। तो ये 4 टॉपिक जो है दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट बिलो। इसमें 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट कैपिटल बजटिंग, 5 to 8 मार्क्स। बेसिकली आपके मॉड्यूल में इसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बट वी विल कंसिडर एज कैपिटल बजटिंग ओनली। देन सेकंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो अगेन 5 to 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन, जो एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का रहेगा वेटेज। डन। एंड ये जो एनालिसिस लिखा है उसके नीचे बस एक ही चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस। वैसे मॉड्यूल में नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, लेकिन मोस्ट कॉमनली वी यूज द टर्म रेशियो एनालिसिस ओनली। ये भी एग्जाम के लिए 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रखेगा। सो दिस इज बेसिकली योर सिलेबस। इतने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। एंड इसमें फर्स्ट एक चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ये थ्योरी बाद में देखेंगे वो। ओके, बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मार्क्स फेचिंग चैप्टर्स है। ओके, अब पेपर पैटर्न लिखिए। दिस सिलेबस इज कंप्लीटेड, सो राइट डाउन क्वेश्चन पेपर पैटर्न। एफएम का सिर्फ 50 मार्क्स का। इसमें 2 पार्ट होंगे, सेक्शन ए एमसीक्यू, 15 मार्क के एमसीक्यू होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, 35 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंपलसरी होगा, 15 मार्क्स का। एंड ये पूरा एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे टैक्सेशन में एक ही क्वेश्चन होता है ना पहला टोटल इनकम का, वैसे नहीं होगा। यहाँ पे 5 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क के 3 सब क्वेश्चन होंगे। अब नॉर्मली वैसे कोई 100% फिक्स नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना 5 मार्क वाले, यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है,
और रेशियो एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन आ सकता है, और लेवरेज पे क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट कॉमनली देखा जाए कि इन चार में से एक हाथ दूसरा तो फिक्स क्वेश्चन रहेगा, वैसे तो कुछ भी आ सकता है, बट मोस्ट कॉमनली इन टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। ये 5 मार्क के जो क्वेश्चन है उनके लिए ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन में से एनी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। तो बेसिकली 35 एंड ये 15 एंड ये 20 मार्क्स के, दो इनमें से दो कोई भी अटेम्प्ट करना है, राइट। अब ज्यादातर 4th क्वेश्चन है ना, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। अब थ्योरी के लिए टॉपिक कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनी अदर टॉपिक। वैसे किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, लेकिन फिक्स टाइप्स ऑफ फाइनेंस पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%। अब ये जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, इस पे मोस्टली क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, कैपिटल बजटिंग पे आ सकता है, वर्किंग कैपिटल पे आ सकता है, लेवरेज पे भी बड़े क्वेश्चन 8 मार्क्स के आ सकते हैं, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली दीज आर बिग टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। डन। चलिए, दिस इज योर सिलेबस एंड दिस इज योर पेपर पैटर्न। ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ कैन वी स्टार्ट विद द सिलेबस। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो नोट्स है इसमें ये इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट है, दिस इज द टोटल सिलेबस। ओके, इनिशियल इंट्रोडक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वही है। स्टेज 1 में आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेज, देन कौन से टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट, रिस्क वगैरह, देन कौन से सोर्स से फंड प्रोक्योर करना है, कौन से बिजनेस फेल हो चुके थे बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुभिक्षा का एग्जांपल लिया था, ये पर्सन को देखना है। ये कौन है? विजय माल्या, ठीक है। देन एयर इंडिया फेल हुआ था, केल्विनेटर फेल हुआ था, ऑल दिस बिकॉज ऑफ रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग, एंड देन वर्किंग कैपिटल। सिलेबस ही दिया हुआ है स्टेज मैनर में यहाँ पे, जो अभी हमने डिस्कस किया है। देन डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड कितना पे करना है उसका कंसिडरेशन, एंड देन रेशियो एनालिसिस। दिस द स्टेजेस। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये प्योरली थियोरी है, ओके। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट एफएम का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। सो दिस चैप्टर आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विथ। सेम इंट्रोडक्शन थियरी लास्ट में देखेंगे। लास्ट में जो 2 थियरी टॉपिक्स है ना, वो लास्ट में हम करेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवरेज से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। एंड लेट मी टेल यू, लेवरेज पे जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें 1 मार्क भी लूज नहीं करना है आपको, ओके। तो ये जो चैप्टर है, कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से समझा तो प्रॉब्लम्स विल बी वे इजियर। एंड पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर अपने कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया आपको, तो फॉर्मूला बेस्ड भी कैलकुलेशन नहीं आएगा, ओके। तो आइदर मिला तो पूरा 8 मार्क्स मिलेगा, या 0 होएगा आपका, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट प्रॉपरली समझना है। एंड फॉर प्रैक्टिस व्हाट वी हैव डन, इनिशियल ऑल दीज कंसेप्ट्स आर देयर,
in this only there is a question answers. Okay, तो इनिशियल प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट बेस्ड एग्जांपल्स क्लास नोट्स के एग्जांपल्स है. Okay, तो all these questions we have to solve over here. Then what I've done, initial questions होने के बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस एंड एमटीपी क्वेश्चंस, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली क्वेश्चन रखा है आंसर्स के साथ. ओके, तो हियर दिस क्वेश्चंस विल बी होमवर्क फॉर अस. सम क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क करना है, एंड देन यहाँ पे चेक करेंगे, विल आल्सो चेक विद द आंसर्स. ओके, सो इससे सारे एग्जाम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी. एंड देन बिलो दिस आई हैव केप्ट, नहीं ये सॉल्यूशंस है, below this I have kept study module question as well. ये सारे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा. दिस मच प्रैक्टिस इफ यू डू, आई गारंटी यू 50 में से 40 डेफिनेटली स्कोर करोगे आप. ओके, क्योंकि सारे एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस, स्टडी मॉड्यूल एज वेल एज कंसेप्ट बेस्ड क्लास नोट्स के एग्जांपल्स, इतना अगर हम करेंगे ना, हर चैप्टर के लिए मैंने इसी मैनर में किया हुआ है, इतना प्रैक्टिस सफिशिएंट है एफएम के लिए 40 के ऊपर स्कोर करने के लिए. ओके, तो अपने सब्जेक्ट में इशू ये होता है, एफएम में बच्चे स्कोर करते, एसएम थोड़ा ट्रिकी आता है. अब लास्ट एग्जाम इफ यू हैव सीन, तो एफएम वाज सिंपलर एंड ऑलवेज एफएम विल बी सिंपलर. एफएम अगर ट्रिकी भी आता है ना, तो एक हाथ दूसरा क्वेश्चन ट्रिकी आता है, बाकी सिंपलर ही रहेगा. ओके, लेकिन एसएम इस टाइम ट्रिकी था, केस बेस्ड क्वेश्चन थे ज्यादातर, तो थ्योरी बहुत ज्यादा थी. तो मैक्सिमम जो बच्चे पास हुए थे वो एफएम में क्लियर हुए थे, एसएम में थोड़े कम मार्क्स में मिले, तो भी आपका स्कोरिंग का इशू क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इन दिस मैनर वी हैव टू प्रैक्टिस. सो बेसिकली अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक लेवरेज. भले आज इंट्रोडक्टरी सेशन ही रखेंगे, डिटेल में दैट इज नोट्स रीडिंग, डिटेल में कंसेप्ट समझना वगैरह कल करेंगे हम. ओके, तो वैसे अपने पास टाइम है, तो वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद द डिस्कशन. ओके, सो कैन वी स्टार्ट? चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखना कल से है. लेवरेज एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, लेवरेज का मीनिंग समझिए. लेवरेज इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क विच यू कैन यूज टू योर एडवांटेज. ये रिस्क आप एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो. अब एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है बाद में देखेंगे. ओके, पहले सिंपल वर्ड्स में लेवरेज मतलब इट सिग्निफाइज, इट डिनोट्स रिस्क. ओके, बताइए कोई भी बिजनेस में रिस्क मतलब क्या, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कहते हैं ना कि सपोज आप नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें रिस्क है. बहुत बार होता है, सुनने में आता है कि बिजनेस में रिस्क है. रिस्क मतलब क्या होगा फाइनेंस के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? अल्टीमेट बॉटम लाइन रिस्क का क्या होगा? 50 लाख इन्वेस्ट करा आपने, बिजनेस स्टार्ट किया. ओके, अल्टीमेट रिस्क मतलब क्या होगा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? इमेजिन करिए ना, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसमें रिस्क है, ऐसे सुनने में आता है. कोई भी बिजनेस करिए, रिस्क रहता है. सपोज आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है. ओके, रेस्टोरेंट के लिए इंटीरियर वगैरह करना होगा, 50 लाख आपने इन्वेस्ट करा. बताइए रिस्क है या नहीं है? रिस्क है 50 लाख इन्वेस्ट करके. क्या रिस्क है फिर? व्हाट डू मीन बाय द रिस्क? अभी आपका क्या है, नया बैच तो है नहीं, अपना ऑलरेडी ग्रुप 1 हो चुका है, सो यू कैन स्पीक अप. नॉर्मली फाउंडेशन जब इंटर में आते हैं तो इनिशियली बच्चे बोलते नहीं है. नाउ यू कैन टॉक. क्या हो सकता है रिस्क मतलब? क्या पैसा नहीं मिलेगा, वही तो रिस्क है ना. 50 लाख जो इन्वेस्ट करा वो लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जा सकता है. सिंपल वर्ड्स में कहना है अल्टीमेट बॉटम लाइन रिस्क मींस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. लॉस हो सकता है, ये अल्टीमेटली रिस्क है अपना. बराबर, बेसिकली बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. हो सकता है इनिशियली कस्टमर्स ही नहीं आए, लॉस हो रहा है. राइट, लॉस कब होगा? से अपना इनकम आया से 5 लाख रुपए एंड खर्चा है 10 लाख. राइट, रेंट अपना था 1 लाख रुपए, ऐसे एम्प्लॉइज वगैरह थे, ऐसे टोटल मंथली मेरा खर्चा था 10 लाख एंड जो मेरा सेल से पैसा आना चाहिए था 5 लाख ही है. राइट, तो हियर माय इनफ्लो इज लोअर, कॉस्ट इज हायर, तभी रिस्क लॉस अराइज होगा ना. सो कैन वी से कॉस्ट व्हेनेवर
it exceeds revenue, then there will be a loss, right? अब कॉस्ट जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अगेन से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आई होप कि आपने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स अच्छे से स्टडी करा है, उसमें कॉस्ट टॉपिक था। अच्छा चलिए, इकोनॉमिक्स आपने स्टडी नहीं किया, फाउंडेशन स्टडी नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट नेम इटसेल्फ सजेस्ट। क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट? वो कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन या सेल्स के साथ चेंज होगी। अगर मैंने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो ज्यादा कॉस्ट होगा, कम प्रोडक्शन किया कम होगा, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इज इट राइट? एग्जांपल, रॉ मटेरियल, लेबर। सपोज मैंने 10 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया, एक यूनिट मैन्युफैक्चर से अपना पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है। एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए खर्च आ रहा है, ठीक है। अब अगर 1 लाख यूनिट्स बनाए तो खर्च कितना होगा? 5 लाख। 0 यूनिट्स बनाए तो खर्च कितना होगा? 0, राइट। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्शन कम, वेरिएबल कॉस्ट भी कम, राइट। एंड फिक्स कॉस्ट जो है ये आपके प्रोडक्शन या सेल पे डिपेंड ही नहीं करता, ये फिक्स ही इनकर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, ये फिक्स रहेगा ना। प्रोडक्शन 0 करिए फिर भी फैक्ट्री का रेंट तो पे करना ही होगा। अगर मैंने 1 लाख की जगह 10 लाख मैन्युफैक्चर किया फिर भी उतना ही रहेगा। मतलब प्रोडक्शन वेदर इट राइजेस और फॉल्स, दिस कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। ये आपके प्रोडक्शन या सेल्स पे चेंज नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए, लॉस जो मैं कह रहा हूं, लॉस होने की पॉसिबिलिटी, ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होगा या फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होगा? फिक्स्ड कॉस्ट ना। वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कैसे लॉस होगा? अगर मेरा प्रोडक्शन 0 भी होता है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही आएगा, राइट। इसकी वजह से कभी लॉस होता नहीं है। लॉस जो होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही होता है, ओके। तो जो रिस्क कह रहे हैं हम, ये रिस्क फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, राइट। ये फिक्स्ड कॉस्ट भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड अनदर इज फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट? डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो मेरा फिक्स कॉस्ट इनकर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, ये मेरा डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। सैलरी, कोई एसेट का डेप्रिसिएशन, these are all my operating fixed cost, right? से ये जो बिजनेस हमें स्टार्ट करना था, इसमें इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़, जिसमें से मैंने इक्विटी से 60 करोड़ प्रोक्योर किया है, डिबेंचर से मैंने 40 करोड़ प्रोक्योर किया है, ओके। मार्केट का इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 40 करोड़ पे 4 करोड़ मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। मैं प्रॉफिट कमाऊं या ना कमाऊं, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, सेल्स करूं या ना करूं, क्या ये 4 करोड़ मुझे फिक्स पे करना है? इज इट राइट? तो कैन वी से ये जो इंटरेस्ट पे करना है, नाउ दैट वाज रिलेटिंग टू माय फाइनेंस डिसीजन, तो मेरे लिए इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट होगी, राइट। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड पे करना है मुझे, दैट आल्सो विल बी अ फाइनेंस कॉस्ट ओनली। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फिक्स पे करना पड़ता है। सो दीज कॉस्ट आर fixed cost but it is related to your financing decision, okay। and ये जो cost है day to day operating में जो cost incur हो रही है fixed cost, we will call it as operating fixed cost, right। अब ये operating fixed cost की वजह से जो risk arise हो रहा है, जैसे for example मेरा रेंट था 1 लाख, okay, and मेरा इनकम ही हुआ है 60,000, 40,000 का लॉस हो रहा है। अब 40,000 का जो लॉस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? मेरे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से, राइट। तो ये जो रिस्क अराइज हो रहा है मेरे बिजनेस में, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग रिस्क। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क, द रिस्क व्हिच इज एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। से मेरा रेंट, सैलरी ये 10 लाख रुपए, ओके। तो मुझे किसी भी हालत में 10 लाख इनकम तो कमाना ही होगा, अदरवाइज आई विल बी गोइंग इनटू लॉस, राइट। तो ये जो मेरा रिस्क है कि किसी भी मैनर में 10 लाख कमाना है, 10 लाख से कम कमाऊं तो आई विल बी एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस व्हिच इज रिस्क फॉर मी। तो ये मेरा ऑपरेटिंग रिस्क है, ओके। सिमिलरली सपोज ये इंटरेस्ट 15 लाख है, प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख है, तो मेरा फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 25 लाख, ओके।
तो मेरे लिए 25 लाख कमाना मैंडेटरी है, तब जाकर के मेरे फाइनेंसेस को मैं रिटर्न दे सकता हूं, बराबर। सब ये 25 लाख जो मिनिमम कमाना है, मैं उतना ना कमाऊं तो लॉस होगा, तो आई एम एक्सपोज टू रिस्क। रिस्क बिकॉज ऑफ फाइनेंस फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड एज फाइनेंस रिस्क। ओके, तो मेरे बिजनेस में मेरा ऑपरेटिंग रिस्क भी होगा, फाइनेंस रिस्क भी होगा। इमेजिन करिए मेरा सिंपल बिजनेस एग्जांपल, अपनी तो प्रोडक्शन है नहीं, सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ पे मुझे रेंट पे करना पड़ता है, सैलरी पे करना पड़ता है, मोटा मोटी पर मंथ मेरा 2 लाख रुपए सपोजिंग खर्च है, पूरे साल का 24 लाख है, राइट। अगर मैं 24 लाख ना कमाऊं, मैं लॉस में जाऊंगा। नाउ दैट वाज ऑपरेटिंग रिस्क, इज इट राइट? सिमिलरली यहाँ पे बेंचेस में इन्वेस्ट किया है, ये टेबल में इन्वेस्ट किया है, लैपटॉप में इन्वेस्ट किया, कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सपोज मैंने बैंक से लिया था, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था। अब उसके ऊपर 5 लाख मुझे इंटरेस्ट पे करना है, कम से कम ये भी 5 लाख कमाना होगा, अगर मैं ना कमाऊं तो लॉस होगा। सो दैट वाज अ फाइनेंस रिस्क मेरे बिजनेस के लिए, बराबर। अब जो लेवरेज, लेवरेज मतलब क्या है? इंडिकेटर ऑफ रिस्क, राइट। तो बेसिकली बाय लेवरेज वी मेजर रिस्क, we measure risk in the business, okay? तो because of operating risk या because of this fixed cost जो operating risk आ रही है, इसको जो measure करेंगे, that will be called as operating leverage। तो हमें ये पहले पढ़ना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क का मेजरमेंट मतलब ही ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, डिटेल में नोट्स रीडिंग जब करेंगे यानी एग्जांपल के साथ जब हम रीड करेंगे, यू विल रिलेट इट मोर प्रॉपरली, ओके। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको जस्ट बैकग्राउंड या सुपरफिशियल ऊपर का समझ में आ रहा है। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क, देन लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो ऑपरेटिंग रिस्क की वजह से जो मेरा या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है, उसको मेजर करना मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। कैसे मेजर करना है बाद में देखेंगे। सिमिलरली फाइनेंशियल रिस्क मेजरमेंट will be called as financial leverage, okay। एंड मेरे लिए यहाँ पे ये 10 लाख ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था, ये 25 लाख फाइनेंस फिक्स कॉस्ट था, तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 35 लाख, मतलब मुझे कम से कम 35 लाख कमाना होगा। ये मेरा क्या होगा? टोटल रिस्क होगा। अब ये टोटल रिस्क कौन मेजर करेगा? इसको हमने नाम दिया आइदर टोटल लेवरेज और combined leverage। So basically our discussion will be, first we have to discuss operating leverage, then we have to discuss financial leverage, and then we have to discuss combined leverage। This will be the 3 point of discussion। and ये calculation जो है, इसके लिए हमें ये formulas देखने हैं। There are several formulas for calculation, तो ये डिटेल में समझना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का मीनिंग क्या है। एंड देन अगेन जो मैंने कहा था कि ये रिस्क जो है we can use to our advantage। how we can use to our advantage, ये भी हम डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट आज मुझे डिटेल में सिलेबस स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट इंट्रोडक्शन देना था। तो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क जो अराइज हो रहा है दैट इज मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंस रिस्क जो अराइज हो रहा है दैट इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, एंड देन कंबाइंड लेवरेज, ओके। तो ये डिटेल में डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे कल से, आज हम नहीं स्टार्ट करेंगे, okay? क्योंकि once I start with the discussion of this operating leverage, I have to create several examples, I have to discuss all the formulas and we'll to see the calculation as well, okay? So we'll start tomorrow only, okay? चलो एक्सेल सिलेबस हम फिर कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, okay? So we'll take a break and then costing स्वरूप सर will continue, all right? चलिए।